हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एंटरप्रेन्योर स्किल। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योर स्किल और ये आपका क्लास 10th आईटी का पार्ट ए यूनिट 4 है। और इस चैप्टर में स्पेशली हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट एन एंटरप्रेन्योर। उसके बाद हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। Okay, and then we'll discuss some myth and fact about an entrepreneur. Then we will discuss the functions and role of an entrepreneur. और उसके बाद entrepreneurship as career options. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले अभी देखना ये होगा कि एंटरप्रेन्योर एक्चुअली होते क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हु आर एंटरप्रेन्योर एक्चुअली। सी, एज यू कैन सी हियर, एन एंटरप्रेन्योर इज एन पर्सन। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? वो ऐसे कोई पर्सन होते हैं हु कम अप विथ न्यू आइडियाज। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो नए आइडिया के साथ सामने आते हैं, क्रिएट करते हैं कुछ नए बिजनेस आइडियाज, और साथ ही दे आर एबल टू टेक द रिस्क ऑल्सो, and at the same time they enjoy the most, that is the reward for the entrepreneur. Okay, and it is normally seen कि normally देखा क्या जाता है, जो भी लोग इस तरह के होते हैं जो इनोवेटर होते हैं, that can be considered। तो इसमें क्या बताया गया है कि एंटरप्रेन्योर है कौन? पर्सन है, वैसे लोग हैं, वैसे पर्सन है जो अपने किसी नए आइडिया, क्रिएटिव स्किल के साथ कुछ नया करते हैं और अपने काम को बहुत इंजॉय करते हैं और उसमें जो भी रिस्क फैक्टर हो उसको लेने के लिए रेडी होते हैं। ओके, तो दीज आर अबाउट हु आर एंटरप्रेन्योर। अब देखिए, इसी से कुछ रिलेटेड टर्म्स और वर्ड्स बने हैं। एंटरप्रेन्योर क्या देखा आपने कि एंटरप्रेन्योर कुछ पर्सन होते हैं, एंटरप्रेन्योर आर द पर्सन। अब उसी में से जो दूसरा वर्ड बना है एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज एक्चुअली द प्रोसेस। अब एंटरप्रेन्योरशिप पूरा का पूरा एक प्रोसेस है कि उसमें क्या क्या चीजें करनी होंगी, और जब आप उसको स्टैब्लिश कर लोगे, उसका आउटपुट निकल कर आएगा, देन यू बिकम एस्टैब्लिश एंड एंटरप्राइजेस। ओके, तो ये सब चीजें इसके बारे में। अब इस चैप्टर में आपके बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है अबाउट द रिलेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर विद द सोसाइटी। अभी अभी हम लोगों ने देखा एंटरप्रेन्योर कौन है। एंटरप्रेन्योर तो वो पर्सन है हु कम अप विद द न्यू आइडिया, तो जो नए आइडिया के साथ, क्रिएटिव आइडिया के साथ कुछ नया करते हैं। ओके, अब ये सोसाइटी क्या होती है हमारी? अब ये सोसाइटी जहां हम रहते हैं, द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लिविंग एज अ कम्युनिटी। तो हम लोग जहाँ रहते हैं कलेक्टिवली, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो अपनी सोसाइटी के फॉर्म में, हम लोग जहाँ पर भी रहते हैं अपने ट्रेडिशन, कस्टम्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वो हम होते हैं सोसाइटी। अब यहाँ पर एक डिस्कशन है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू द सोसाइटी। इसका मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी। जो हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टीमेटली, तो उनका कंट्रीब्यूशन होगा ना सोसाइटी में, तब तो ये चीज़ें कोरिलेट करेंगी हमारे रियल लाइफ से। ओके, अब एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स जॉब। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? क्योंकि वो वैसे लोग होते हैं जो खुद का काम शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें तो वो खुद नहीं करेंगे, तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे और जॉब क्रिएट करेंगे। इसी के साथ एंटरप्रेन्योर रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंटरप्रेन्योर का ये कंट्रीब्यूशन है दैट दे रेज अप द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसी के साथ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जो सोसाइटी में आसपास, आपके भी आसपास काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो सक्सेसफुल होंगे, जिन्होंने अपना खुद का काम इस्टेब्लिश किया होगा, दे कैन बी अ रोल मॉडल फॉर द यंग जनरेशन। वो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए रोल मॉडल साबित होती है कि वो भी अपना कुछ स्टैंड कर सकें। ओके, एंड ओवरऑल दे हेल्प टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट। ओवरऑल ये ही लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट में अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। इन द वे वी कैन सी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर ऑन सोसाइटी। अब जो एंटरप्रेन्योर हैं उनका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी सोसाइटी पर। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट दिए गए हैं
और यू सी इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। पहले देखते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके क्या क्या से होते हैं। ओके अब ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दैट इज द इम्पैक्ट कि एंटरप्रेन्योर की बदौलत ही हमारे कंट्री में, स्टेट में या जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है। अब उसके बाद है फॉस्टर्स क्रिएटिविटी, दैट ऑल्सो रिक्वायर्ड कि जो फॉस्टर्स हैं, जो क्रिएटिविटी है, जो स्टार्ट करना कुछ चाहते हैं, उनको इंकरेजमेंट करना है, करते हैं विद दैट। एंड नाउ यू कैन सी स्टिमुलेट इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। अब इसको एक स्टार्टअप देना कि कोई चीज़ इंकरेजमेंट देना कि किस तरह से जो लोग इनोवेट कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को किस तरह से सपोर्ट करना, दैट ऑल्सो द वर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर, दैट इज ऑल्सो द इम्पैक्ट। एंड देन जब ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दैट क्रिएट एंटरप्रेन्योर क्रिएट जॉब, जॉब क्रिएट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, तो बहुत सारी ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए भी एंटरप्रेन्योर आर कम अप विद द न्यू आइडियाज। ओके अब ये देखते हैं कि सोसाइटी प्लेज एंड रोल इन बूस्टिंग एंटरप्रेन्योर बाय व्हाट। अब अगर एंटरप्रेन्योर जो भी हैं वो सोसाइटी को कुछ सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली सोसाइटी भी एंटरप्रेन्योर को समहाउ सपोर्ट तो करती ही है। अब वो किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। सोसाइटी एक्चुअली क्रिएट द नीड एंड डिमांड, जो सोसाइटी होती है वो नीड क्रिएट करती है। देखिए सोसाइटी में हम आप सब रहते हैं, तो हमारी क्या नीड है, डिपेंडिंग अपॉन दैट ही मार्केट में कुछ नया आ सकता है, उसके बेसिस पर ही एंटरप्रेन्योर कुछ नया चीज़ हमारे सामने लेकर आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल। अब जो भी रॉ मटेरियल है बहुत सारे फॉर्म में, वो कहाँ से डेवलप होगी, कहीं बाहर से तो आएगी नहीं, तो वो सोसाइटी से ही चीज़ें निकल कर आएंगी। इसके बाद है इनेबल फाइनेंशियल सपोर्ट, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलता है, तो एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल सपोर्ट भी सोसाइटी से ही मिलता है। अब चाहे वो बैंक से लोन ले लें, तो बैंक में भी कस्टमर का ही तो पैसा होता है जो किसी खास पर्पस में किसी को दिया जाता है एज अ लोन जब जिनकी नीड होती है। एंड देन क्रिएट द नीड फॉर एजुकेशन, तो ये भी चीज़ है एंटरप्रेन्योर, जो सोसाइटी है वो एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड करती है। देन कैटलाइसिस पॉलिसी, इंफॉर्मेशन एंड रिफॉर्म, इंफॉर्मेशन और रिफॉर्म की जो पॉलिसीज होती हैं वो बनती है। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग कहाँ से मिलता है, वो भी सोसाइटी से मिलती है। सी नेटवर्किंग के तो बहुत सारे पैरामीटर हैं, बहुत सारा स्कोप है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपका जो नया आइडिया है, नया प्रोडक्ट है, वो अगर अच्छा होता है, ओके, तो पब्लिक में वो मैसेज जब चला जाता है तो बहुत सारा नेटवर्किंग ऑटोमेटिक डन होता है। मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, आपने अपने फ्रेंड को बताया ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, तो बहुत सारी मार्केटिंग तो वैसे ही हो जाती है नेटवर्किंग के, हमारी सोसाइटी के नेटवर्किंग के थ्रू। ओके देन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब उसके बाद सोसाइटी का ही रोल है कि वो एंटरप्रेन्योर को इंफ्रास्ट्रक्चर समहाउ प्रोवाइड करती है, चाहे कोई रेंट पे दे या फिर कोई परचेज कर ले, चाहे रूम की ज़रूरत हो या लैंड की ज़रूरत हो या और भी सारे रिक्वायरमेंट हो, तो वो भी सोसाइटी ही फुलफिल करती है। ओके अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है some common entrepreneurship activities related to society includes what। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हो that these are something that you can categorize कि entrepreneurship जो होता है उनका टास्क, उनके कैटेगरी, उनकी एक्टिविटीज किस किस तरह की होती हैं, जिससे हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि what are the types of categories of an entrepreneur। सबसे पहला आप देख रहे हो that is social entrepreneurship। What is actually that? See, you can see here social entrepreneurship, okay, can be understood as creation of sustainable solution of social problem। तो जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं कई सारी, उनका जो सल्यूशन होता है वो भी एंटरप्रेन्योर के पास होता है। That led to the social changes and employing entrepreneurship mindset।
तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करती हैं, उनका जो सल्यूशन होता है वो भी एंटरप्रेन्योर ही निकालते हैं। अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, दैट रिसर्च, उनका जो रिसर्च है, उनका जो बहुत सारा रिसर्च वर्क है, दैट कंडक्टेड टू द कम्प्लीटली डिफाइन अ स्पेसिफिक एंड कोड सोशल प्रॉब्लम। जो हमारे सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, उनको ही वो लोग सॉल्व करने में अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नई चीज़ लेकर आते हैं, कुछ नए आइडियाज़ लेकर आते हैं। ओके, तो बहुत सारी ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिसको टैकल करने के लिए जो भी नई सर्विस आती है, थॉट आता है या कुछ नए आइडियाज़ आते हैं, उस तरह के लोग जिस तरह से इस चीज़ को कम अप करते हैं, वैसे इस क्षेत्र में जो नए काम करने वाले लोग होते हैं, दे आर द एंटरप्रेन्योर। बट अब वो क्या हुए, वो हो गए बेटा सोशल एंटरप्रेन्योर। ओके, जैसे हमारे यहाँ है कि भाई लो रीच ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, या फिर हेल्थ और सैनिटाइजेशन को लेकर, या अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, कुछ जो हमारे सोसाइटी की ये सारी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम या सैनिटेशन की प्रॉब्लम, ये किसी की इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशल प्रॉब्लम है। अब इन सोशल प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो लोग काम करते हैं, उनको आप इस कैटेगरी में रख सकते हो कि दे आर सोशल एंटरप्रेन्योर। ओके, नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट यू कैन सी हियर एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप। फाइन, अब ये क्या है, देखिए एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर मीन्स दैट दे कैन डिफाइन एज बीइंग प्राइमरी रिलेटेड to the marketing and production of input and products used in agriculture activity। यानी सीधा सीधा इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ भी नया करने वाले जो अपने नए आइडियाज़ के साथ कम अप होते हैं, ओके, जो भी अपने नए आइडियाज़ के साथ कम अप होते हैं, अगर उनकी सारी चीज़ें एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड हों, ओके, तो उनका सारा माइंड, सारा क्रिएटिविटी, सारा आइडिया अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड है, तो अब उनका जो भी रोल होगा वो उनके बेनिफिट की बात होगी, वहाँ पर एग्रीकल्चर बेनिफिट की, एग्रीकल्चर रेज की बात होगी। अब वैसे एंटरप्रेन्योर क्या कहे जाएंगे, वैसे एंटरप्रेन्योर कहे जाएंगे एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। ओके, जो ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं, दे लेड टू द लो कॉस्ट इनोवेशन इन फार्मिंग प्रोसेस। तो किसी तरह से, क्योंकि अब एग्रीकल्चर है, फार्मिंग इज अ मेन थिंग, तो उसमें लो कॉस्ट से कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कैसे ज़्यादा और उसमें एडवांटेज हो, ये लेकर नए नए आइडिया के साथ, नए नए इक्विपमेंट के साथ, नए नए प्रोडक्ट के साथ जो लोग सामने आते हैं, दे आर द एंटरप्रेन्योर एंड दिस इज द प्रोसेस वेयर द पीपल आर इन्वॉल्व इन दैट इज एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप। फाइन, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हियर यू कैन सी चिल्ड्रन द नेक्स्ट कैटेगरी। अब इसी में अगर आप इसको एज अ टाइप समझ रहे हो, तो यू कैन सी द नेक्स्ट कैटेगरी इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? सी चिल्ड्रन, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है ना, दिस इज द प्रोसेस, ये क्या है, दिस इज द प्रोसेस वेयर वुमेन ऑर्गेनाइज ऑल द फैक्टर्स, इसमें सारे की सारी चीजें वुमेन ही ऑर्गेनाइज करती हैं। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर प्रोडक्शन की बात हो, या फिर रिस्क लेने की बात हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट की बात हो, और फिर या कोई भी दूसरा इशू हो, इसमें ऐसे एंटरप्राइजेज होंगे जहां पर, या ऐसा स्टार्टअप होगा जहां पर वुमेन ही सारी चीज़ों, सारे फैक्टर्स को देखती हैं। ओके, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एज एन एंटरप्राइजेज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिफाइन किया हुआ है प्रॉपरली। अब उसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें देखिए यहाँ से ये कैटेगराइज किया गया है कि कोई भी जो एंटरप्राइज होगा दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वुमेन, जो owned and controlled by women, having a minimum financial interest of 51% of capital। जहां का इन्वेस्टमेंट और जो कैपिटल है वो 51% और कम से कम women का होगा, और जिसमें एटलीस्ट कम से कम 51% जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो भी women का होगा। इट मीन्स कुछ ऐसे एंटरप्राइजेज होते हैं जिसमें कि मोर देन 50%, यू कैन से 51% मीन्स मोर देन 50% एम्प्लॉयज जहां विमेन होंगी,
मोर देन जो 51% का जो शेयर होगा वो women का होगा, तो ऐसे enterprises को हम क्या कहते हैं, that we can put in the category of women enterprises, entrepreneurship. Fine. अब ये देखो, ये एक दूसरा कैटेगरी और आ गया, that is small scale entrepreneurship. Okay. अब ये क्या करते हैं, इसमें होता क्या है, see, small scale entrepreneurship refers to the starting industries. ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं जहां चीजें मैन्युफैक्चर करी जाती हैं. भाई सिर्फ आइडिया से तो काम नहीं होगा, बहुत सारे इसमें एक्टिविटीज के साथ इंडस्ट्रीज भी डेवलप करनी होंगी, है ना. तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं विच मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विस एंड प्रोडक्शन आर डन ऑन द स्मॉल स्केल, जिसको कि आप स्मॉल स्केल या मैक्रो स्केल भी कहते हो. ओके, these business serve the backbone of many developing countries. अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा ये समझ लेते हैं. See children, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेस है ना, लाइक हम टाटा की बात करते हैं. अगर टाटा कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये है, अगर टाटा या टाटा की जो गाड़ियाँ बनती है, जो 4 व्हीलर्स बनते हैं, अब आप सोचो कि जो टाटा की जो गाड़ियाँ या किसी भी महिंद्रा की जो गाड़ियाँ बन रही हैं, उनके जो 4 व्हीलर बन रहे हैं, क्या उसमें यूज होने वाले सारे पार्ट्स जो नट बोल्ट होते हैं, वो सारा भी क्या वहीं मैन्युफैक्चर होता है? नॉट एट ऑल. वो सारे बहुत सारे एडिशनल स्मॉल स्केल कंपनीज जो हैं वो वैसी चीज़ें बनाती हैं और उसके बैकबोन की तरह काम करती हैं, यानी वो इन बड़ी कंपनीज को सप्लाई करती हैं. तो इस तरह से दीज आर द एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें कि बहुत बड़ा एक बार नहीं करना है, लेकिन वो इससे रिलेटेड सारे काम करते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम कुछ उनके फंक्शंस देखते हैं. ओके, अब नेक्स्ट व्हाट वी कैन सी कि एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं. अब हमारा यहाँ काम है कि एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, ठीक है, आपका आइडिया है, आपने काम करना चाहा, लेकिन अब क्या क्या सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, आपको काम करना होगा. ओके, तो एट फर्स्ट वी कैन सी कि ऑर्गेनाइजिंग, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट फंक्शंस में द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशंस, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट. अब ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग अबाउट ब्रिंगिंग टुगेदर द डिफरेंट फैक्टर्स. An entrepreneur build the organization by taking various steps such as hiring employees, organizing factors of production such. अब देखिए, सिर्फ चाह लेने से तो कुछ नहीं हुआ, तो आपने उसके लिए बहुत सारा काम किया, उसके लिए आपने बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर किया, चीज़ें, मटेरियल, रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज करी, और सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में सोचा, सोर्स सोचा, फाइनेंस सोचा, और उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे स्टेप लिए. These are the most important thing about the, you can say, the functions about an entrepreneur. Okay? तो अब एंटरप्रेन्योर जो हैं, अगर वो कोई इंडस्ट्री नया डेवलप करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ बैठे बैठे नए आइडिया के साथ सोच लेने से काम नहीं होगा. सी, अगर आपने आप बैठे सोच लिए तो सिर्फ सोच लेने से काम नहीं होगा. यू हैव टू वर्क ऑन दैट. तो आपको उस चीज़ के साथ काम करना होगा, और उसके लिए आपको एम्प्लॉय हायर करने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, अपनी बिल्डिंग देखना या लैंड देखना, उसके बाद उसके लिए क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो देखना, ये सारे काम भी करने होंगे. सो यू कैन कंसिडर दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर. एंड देन आफ्टर यू कैन सी, ये देखो बेटा, ये क्या है, रिस्क टेकिंग. अब रिस्क टेकिंग में हम क्या करते हैं, रिस्क टेकिंग इज about taking responsibilities and planning for loss or mishap. See, किसी भी कंडीशन में देखिए, आपके प्लान बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर कोई लॉस हो गया तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उसको उस बात के लिए रेडी रहना होता है अपने प्लान बी के साथ, कि अगर कोई ऐसी बात हो ही जाती है तो मेंटली भी वो बिल्कुल वो रहेंगे कि बिल्कुल डगमगाएंगे नहीं कि हमारा ये लॉस हो गया. तो उनका प्लान बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए. किसी भी अनफॉर्चुनेट रीज़न के लिए अगर वो चीज़ लॉस में चली जाती है तो उनसे भी उनको रिस्क लेने के लिए रेडी रहना होता है. ओके, एंड देन द थिंग इज इनोवेशन. अब यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का रिलेशन इनोवेशन से, देखिए शुरुआत से ही बहुत फोकस किया जा रहा है, इनोवेटिव होना चाहिए. अब आप सोचो, अगर जैसे एंटरप्रेन्योर हैं वो कुछ नया करके लेके आते हैं, अगर मार्केट में इस तरह के अगर कई सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी हैं और वैसे ही मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट लेकर आऊँगी,
तो क्या होगा, लोग उसको कोई अटेंशन पे नहीं करेंगे, वो उसको बिल्कुल परचेज नहीं करेंगे। लेकिन मैं उसमें कुछ नया लेकर आती हूँ, देन पीपल पे इंटरेस्ट कि हाँ इसमें नई क्या बात है। ओके तो आपको हमेशा इवन कि बिजनेस एस्टैब्लिश होने से पहले और आगे भी आपको अपने नए आइडिया के साथ आना पड़ेगा। आप देखे होंगे कई सारे प्रोडक्ट्स में हमेशा थोड़े दिन के बाद या तो उसका जो ऊपर का आउटकम है, जो मॉडल है, डिज़ाइन है, वो चेंज हो जाता है, कलर है वो चेंज हो जाता है, जो टू जस्ट एस्टैब्लिश समथिंग न्यू। तो जो भी प्रोडक्ट हमारे होते हैं, जो सर्विस हमारे होते हैं, जो भी हमारा डिज़ाइन होता है, वो हमेशा एक नए रंग में, एक नए तरीके से, एक नए प्रोडक्ट में चीज़ें आनी चाहिए। देन पीपल विल एक्सेप्ट दिस। अदरवाइज जो पुरानी चीज़ रखी है उसको तो यूज़ कर ही रहे हैं, कोई नई चीज़ को एक्सेप्टेंस क्यों देंगे। तो हमेशा एंटरप्रेन्योर को इन्वॉल्व रहना चाहिए अबाउट एन इनोवेशन। तो कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहेंगे, तभी उनका जो प्लान और बिजनेस है वो आगे ग्रो करता रहेगा। ओके Now here we have something important about the promotional function. अब ये बात हो रही है किसकी, प्रमोशनल फंक्शन की, ठीक है। अब प्रमोशनल फंक्शन के लिए अब एक एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस बहुत तरीके से होंगे। अब ये यहाँ पर जो आ रहा है वहाँ पर मैनेजर फंक्शन थे कि एज अ मैनेजर फंक्शन क्या क्या वर्क होगा, और अभी जो हम देख रहे हैं वो है हमारा प्रमोशनल फंक्शन। इसमें सबसे फर्स्ट है आइडिया डिस्कवरी, उसके बाद है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। आइडिया डिस्कवरी मीन्स अभी अभी बात हो रही थी इनोवेशन की, तो हमें सबसे पहला स्टेप है कि कुछ नया करके लेकर आने के लिए हमारे पास कुछ नया वे चाहिए एक काम को करने का। ओके उसके बाद है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और किसी नए आइडिया के साथ सामने आना चाहते हो तो उसके सारे आउटकम्स और सारे पॉजिटिव सारे एस्पेक्ट को आपको बहुत थॉरली उसको पढ़ना होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, बहुत सारे रिसर्च करने होते हैं, और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके आप उसको लॉन्च करते हो, उस प्रोडक्ट को लेकर आते हो, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद है हमारा असेंबलिंग रिक्वायरमेंट्स। ओके अब ये क्या करते हैं, सम बेसिक बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब भाई ऑफिस चाहिए, ऑफिस के लिए कोई स्पेस चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसके बाद कुछ वेंडर्स चाहिए, आपके साथ आपने एक प्रोडक्ट बनाया तो उसके कुछ वेंडर्स और पार्टनर्स भी चाहिए। ओके तो ये सारा भी जो है असेंबल करना चीज़ों को, ये भी एक मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और उसके बाद अब देखिए फाइनेंस तो हमेशा हर तरह के बिजनेस और किसी भी तरह के नए वर्क को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस तो होता ही होता है। देन व्हाट इज रेजिंग कैपिटल फॉर अ बिजनेस इन वन ऑफ द कोर फंक्शन। तो बिजनेस या कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे तो फाइनेंस के बिना तो कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा एक कोर फंक्शन है कि फाइनेंस के बारे में सोचना और उसको अरेंज करना। ओके एंड नॉट जस्ट एट द इनिशियल स्टेज। अच्छा फाइनेंस की जरूरत सिर्फ इनिशियल स्टेज में नहीं होती है कि आज हमने एक लैंड लेना है या हमने बिजनेस सेटअप लगाना है। फॉर फ्यूचर हमेशा हमें आगे कुछ ग्रो करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती रहती है। सो वन मस्ट कम अप विद द गुड बैकअप प्लान फॉर द फाइनेंसिंग। ओके तो ये सारा हमारा हो गया एक तरीके से प्रमोशनल एंटरप्रेन्योर फंक्शन। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मैनेजर फंक्शंस क्या क्या हैं। अब ये मैनेजर फंक्शन क्या क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अब ये देखिए जो मैनेजर फंक्शन दिखा रहे हैं वो ये क्या कहना चाहते हैं कि मैनेजर फंक्शन का काम होगा प्लानिंग, प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज कैसा होना चाहिए, आपका डायरेक्शन, बिकॉज एंटरप्रेन्योर आप हो, सारा बिजनेस आपका है, आइडिया आपका है, तो सारा जो डायरेक्शन है वो भी आपका होना चाहिए। एट द सेम टाइम स्टाफिंग कि आपने अपने जो रिक्रूटमेंट किए हैं वो कैसे किए हैं, क्या उनका पेरोल है, क्या प्रमोशन है, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या आपने बनाई हैं, एवरीथिंग यू हैव टू लुक आफ्टर, ताकि आपके साथ लोग जुड़े रहें, आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ बने रहें। ओके बिजनेस के लिए प्लानिंग करी आपने, ऑर्गेनाइज किया चीज़ों को, डायरेक्शन पूरा आपका है, और इन सब चीज़ों को लेकर जब चलेंगे तो यहाँ पर अब मैन पावर का सपोर्ट तो चाहिए ही। इसके लिए स्टाफिंग इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जो इशू है वो है मेंटल फंक्शन का पार्ट। ओके अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसमें और प्रोसीड करते हुए चलते हैं कि इतनी चीज़ें करने के बाद हमारे पास इतना ही नहीं, कुछ और फैक्टर्स हैं जिस पर देखना ज़रूरी है। अब इसके बाद है
अब स्टाफिंग तक कर लिया आपने, लेकिन उन सब को टैकल करने के लिए यू मस्ट हैव द लीडरशिप क्वालिटी टू। अब लीडरशिप का मतलब क्या हुआ? दैट इज अ स्किल देन अ फंक्शन। अब ये जो पार्ट है ना लीडरशिप, वो एक फंक्शन से ज़्यादा क्या है, एक स्किल है, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है जो लोगों को कंट्रोल करके आगे लेकर चलते हैं। देन अनदर थिंग इज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या करता है? सी, किसी भी फॉर्म में आपका जो कम्युनिकेशन होता है ना, दैट कैनॉट बी ब्रेक ऑन every single day. So you have to communicate every single day in a form of writing, responding, drafting, mail, and all the discussion, all the other way of discussion. Okay. तो किसी भी तरीके से, because you are the one, you are the boss here, you are the one जिसका अपना सारा काम है, तो आप वहाँ पर किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप रखोगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। So that is the responsibility of yours of an entrepreneur, so that you can communicate every single day in anyhow, चाहे रिटर्न में हो, किस तरह के तुम्हारे वेंडर्स हैं, कैसा तुम्हारा क्लाइंट है, कैसा तुम्हारा जो भी कस्टमर है वो क्या चाहते हैं, उनकी हर बात को रिस्पॉन्स देना, उनमें के मेल को ड्राफ्ट करना, उनके लिए रिक्वेस्ट को ड्राफ्ट करना, इंस्ट्रक्शन देना, डिस्कशन करना चीज़ों को लेकर, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है सुपरविजन। सी, यू हैव एम्प्लॉयड, हायर किया आपने, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, आपने सब कुछ लगाया, तो जो काम भी किस तरह से हो रहा है, आपके साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं अब, है ना, लेकिन अब वहाँ क्या हो रहा है, एक्चुअली दे आर ऑल देयर टू एग्जीक्यूट योर आइडिया, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने को रेडी हैं, ठीक है, लेकिन सारे में सुपरविजन आपका होना चाहिए। आप मतलब आप एंटरप्रेन्योर हो तो सुपरविजन किसका होना चाहिए? सुपरविजन एंटरप्रेन्योर का ही होना चाहिए जिसका मेन काम है ना। दैट रिक्वायर द डायरेक्ट वर्क डन एंड टू द करेक्ट सबऑर्डिनेट wherever they go wrong, ensure each function of the business run smoothly, ताकि बिजनेस में सब क्या चीज़ें कहाँ कहाँ भी चल रही हैं वो स्मूथली हो, तो उनको देखने वाला सुपरविजन मीन्स जो भी काम हो रहा है उनको सुपरवाइज करना, उनको सुपरविजन करना कि द थिंग्स आर गोइंग टू इन अ करेक्ट डायरेक्शन और नॉट, तो थिंग्स शुड बी गो इन अ करेक्ट डायरेक्शन, जिसके लिए तो उस तरह के स्मूथ रनिंग के लिए दैट इज इम्पॉर्टेंट कि हमारा सुपरविजन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन अलोंग द गाइडिंग एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉय आपने हायर किए हुए हैं, है ना, अब उसको आप गाइड भी करते हो, उसको आप ट्रेन भी करते हो, और साथ ही साथ उनको मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपने ट्रेन किया, आपने काम बता दिया, लेकिन उसको पॉजिटिव इनकरेजमेंट के साथ उनको मोटिवेट करना, ताकि वो आपकी कंपनी के साथ, आपके इंटरप्राइजेस के साथ कनेक्टेड रहें। अब कनेक्टेड रहेंगे बिल्कुल अच्छे से, तभी तो वो अच्छा काम कर पाएंगे, और वो अच्छा काम करेंगे तभी आपके कंप्लीट इंटरप्राइजेस को जो है फ़ायदा होगा, है ना। तो कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपके इंटरप्राइजेस के लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए एक्चुअली काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी पॉजिटिवली इनकरेज करना और मोटिवेट करना भी उसका काम होता है। ओके, चलो थोड़ा सा और है, देखते हैं अब इनमें और क्या क्या से टास्क रह गए हैं। अब यू कैन सी हियर कि अब इसके बाद उसका नेक्स्ट रोल है कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो किसी भी तरह के जो अब एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है किसी चीज़ को लेकर, अब आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के लिए तो वो सारा उनका है, तो डिपार्टमेंट भले ही अलग अलग हो, लेकिन उन सब में टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेशन बना के रखना, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। उसके बाद है कंट्रोलिंग, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, कि आपका सबके ऊपर एक फाइनल कंट्रोल, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल होना ज़रूरी है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टैंडर्ड। तो कुछ एक स्टैंडर्ड आपने बनाए होंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए होंगे, कुछ रूल रेगुलेशन बनाए होंगे, उन पर उनके बेसिस पर उनका कंट्रोलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड देन द नेक्स्ट इज नेगोशिएशन। एंड एंटरप्रेन्योर नेगोशिएट टर्म्स एंड कंडीशन। सी, टर्म्स एंड कंडीशन बनाते ज़रूर हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर टाइम टू टाइम उसके में सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़े से चेंजेस आने बहुत ज़रूरी हैं। ओके, now the next agenda, the next point is commercial functions. अभी तक तो हम लोग मैनेजरल फंक्शंस की बात कर रहे थे, now you can see some commercial functions. अब ये commercial functions क्या हो रहे हैं?
देखिए अब कमर्शियल फंक्शंस में अब एक जो बिजनेस है, जो एंटरप्रेन्योर ने एक एंटरप्राइज लगभग तैयार कर लिया है। अब तैयार जब कर लिया है तो उनका ध्यान कहाँ होना चाहिए? प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज अ सर्विस बिजनेस और प्रोडक्ट बिजनेस, कोई सर्विस बिजनेस हो या प्रोडक्ट बिजनेस हो। An entrepreneur has to perform the function of managing production and that is the key function, कि तुम्हारा जो अल्टीमेट प्रोडक्शन है, जो तुम मार्केट में लॉन्च करोगे, वो कितना अच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उस पर आपने कितना काम किया है। देन नेक्स्ट इज कमर्शियल फंक्शन में बात आ जाती है फिर से फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो आपका जो भी रिटर्न होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी बेनिफिट होगा, उसके लिए अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है दैट हैज़ टू बी हैंडल। मार्केटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, उसकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग रहनी चाहिए, उसका प्रमोशन इतना होना चाहिए। देन प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, इट इज द डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर वांट। अब ये चीज़ पहले बहुत ज़रूरी है देखनी कि तुमने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको लॉन्च कर दिया, अब ये अबाउट क्या ये कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रही है? जब कोई भी चीज़ इन टर्म्स ऑफ सर्विस या इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, अगर वो तुम्हारा बनाया हुआ प्रोडक्ट अगर कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, देन ओनली इट विल वर्क। ओके, तो मार्केटिंग प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ प्रमोटिंग द वेल बीइंग ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब मार्केटिंग का तो जानते ही हैं। अब मान लो तुमने बहुत अच्छा भी कोई प्रोडक्ट बना दिया है, लेकिन अब कंज्यूमर को क्या पता, तो तुम्हें उसकी मार्केटिंग तो करनी होगी, तुम्हें उसको प्रमोट करना होगा अपने प्रोडक्ट को कि दिस इज द बेस्ट वन, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें तुमको कंज्यूमर को, कस्टमर को शो करनी ही होंगी, समहाउ दैट इज प्रमोशन। ओके, देन ह्यूमन रिसोर्स, देन द नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? दिस लुक आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिना एम्प्लॉय के क्या काम होगा? नहीं। तो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से लाए जाएं, अब उनको किस तरह से ट्रेंड किया जाए, कहाँ से उसका सिलेक्शन होगा, कैसे उसका एम्प्लॉयमेंट होगा, ये सारी चीज़ें भी दैट इज द कमर्शियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब ये सारे तो अलग अलग हेड्स के अंदर कुछ फंक्शंस हो गए थे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब रोल कौन कौन से हैं? रोल यू कैन से द कोऑर्डिनेट रोल, ओके, कोऑर्डिनेटिंग, उसके बाद है एजेंट रोल, देन इनोवेटर्स रोल एंड देन रिस्क, देन इमिटेशन रोल, इमिटिंग रोल। अब देखिए कोऑर्डिनेशन रोल में क्या हो रहा है? एन एंटरप्रेन्योर हैज टू कोऑर्डिनेट विद द वेरियस फैक्टर। अब एंटरप्रेन्योर को अपनी सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना है, ही इज द वन, तो उनको तो कोऑर्डिनेट करना होगा ऑन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट्स। अब एजेंट रोल कहने का क्या मतलब है? एंटरप्रेन्योर are the agent of change. They identify the opportunity, establish enterprises and build up industries. वो लोग अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, उनको तलाशते हैं कि कहाँ पर ऐसा स्कोप है कुछ लॉन्च कर देने का। तो दे आर वेरी विजिलेंट कि कहाँ उनको क्या चांस मिल रहा है कि कुछ नया इस्टेब्लिश करें। जैसे ही कोई चीज़ आई कि हाँ इस समय पर ये काम होना चाहिए, पब्लिक डिमांड क्या है इस वक्त। अब जैसे ऑनलाइन अभी आप लोगों को इसका एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे देखिए अभी कुछ दिनों में, पिछले साल 2 साल से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिनकी ज़रूरत पहले शायद नहीं थी, दे आर कम अप विद अ न्यू फैसिलिटी एंड आइडियाज़, क्योंकि अब पीपल का डिमांड हो गया, पीपल की नीड हो गई। तो वैसे लोग उस सॉफ्टवेयर जो डेवलपर हैं वो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए और बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर लॉन्च करे हैं फॉर द डिफरेंट इश्यूज़ की, जहाँ पर ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। ओके, देन मस्ट कैनॉट फॉरगेट दैट इनोवेटर्स रोल। एंटरप्रेन्योर एज इनोवेटर bring new product or service to the market to improve existing product or service.
अच्छा, अगर हमारी एक कंपनी है वो इवन दूसरों से बेहतर नहीं, अपने ही पुराने प्रोडक्ट से आपको इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट लेकर आना होगा, तभी आप ज़्यादा एग्जिस्टेंस, ज़्यादा दिन तक अच्छे से एस्टैब्लिश रहेंगे मार्केट के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज रिस्क। रिस्क की जैसे अभी भी हम लोगों की बात अभी थोड़ी देर पहले ही हुई थी, रिस्क इज इनोवेटेड इन एवरी वेंचर। तो रिस्क देखिए हर चीज़ में है, एंड रिस्क को प्रॉफिट में बदलना, दैट इज द मेन टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर। देन इमेजिनेटिंग रोल इन डेवलपिंग nation, entrepreneurs usually imaginate or adopt the innovation done by the entrepreneur of the developed nation। तो वहाँ से चीज़ें कुछ कॉपी कर लेना या कुछ देख लेना, वहाँ की चीज़ दूसरे इन्वॉल्व में थोड़ा सा डेवलप करके लॉन्च कर देना, ये सब भी इनका काम होता है। अब इसके बाद कुछ और फंक्शंस हैं जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, कंट्रोलिंग या निगोसिएशन। अब हम लोग बात करते हैं, वी हैव द मिथ अबाउट एन एंटरप्रेन्योर। अब देखो मिथ होते क्या है, मिथ बेटा वो होते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम यू कैन से, जिसका कोई फैक्ट नहीं है बट हमारी मान्यता है, हम मानते हैं वैसा, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर को लेकर भी बहुत सारे जो मिथ हैं वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में ज़्यादा लोग सोचते नहीं हैं। ओके, तो चलो हम लोग देखें कि क्या है वो। सी, एंटरप्रेन्योर माइंड इज बॉर्न टैलेंटेड। लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं वो तो पैदाइशी बहुत टैलेंटेड है somebody, तो इसलिए वो अपना कुछ नया कर सकता है। इवन दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये सिर्फ एक परसेप्शन है, सिर्फ एक मिथ है कि वो बिल्कुल पैदाइशी बहुत टैलेंटेड होते हैं। कोई भी इंसान, तुम, हम सब अपने अपने हार्ड वर्क से वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ओके, तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि टैलेंटेड बिल्कुल बाय बर्थ हो कोई। ओके, कम टू द नेक्स्ट। अब इफ वन हैव अ गुड आइडिया देन ओनली वन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, ऐसी धारणा और होती है। ठीक है, नए आइडिया की बात तो हमारे साथ बार बार हो ही रही है कि एंटरप्रेन्योर के पास नए आइडियाज़ होने चाहिए, बट चिल्ड्रन नॉट ओनली द न्यू आइडिया। सिर्फ एक नया आइडिया ही काफ़ी नहीं है कि आप सारी चीज़ें कर ले जाएंगे, क्योंकि आइडिया तो है, ठीक है, बट उस आइडिया के साथ बहुत सारा हार्डवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने काम को कर ले जाने के लिए, है ना। तो हार्डवर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हार्डवर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना काम शुरू करते हैं और उसको कहाँ तक लेकर जाते हैं। And people normally think and that they are get rich. It is an easy way to get rich कि एंटरप्रेन्योर बने नहीं, स्टार्ट काम कुछ किया नहीं और वो बहुत बड़े रईस हो गए। दिस इज नॉट करेक्ट। इवन उसे बहुत सारा पेशेंस लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है, तब जाके कुछ चीज़ें रिटर्न आती है। ओके, नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड अ बिजनेस स्कूल डिग्री। कई लोगों का ऐसा सोच है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जब हम आएंगे, MBS की डिग्री होगी बिल्कुल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, देन ओनली वन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस स्कूल से आप बिजनेस डिग्रीज लेकर आएंगे तभी आप एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। नो, दे ऑल आर मिथ, दीज आर नॉट फैक्ट। तो ये इनमें से कोई भी बात फैक्ट नहीं है। ये सब चीज़ें नहीं होने के बाद भी वन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। तो अब बात ये होती है कि अगर ये सारी चीज़ें जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो सारी चीज़ें फैक्ट नहीं हैं, तो आखिर क्या क्या सी क्वालिटीज़ होंगी जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। देखिए, कुछ ऐसी ह्यूमन क्वालिटीज़ जो एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए वो है कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, हार्ड वर्किंग, कुछ पब्लिक स्किल्स, क्रिएटिव एंड ओपन माइंडेड, सेल्फ मोटिवेटेड एंड कमिटेड। सेल्फ मोटिवेटेड एंड कमिटेड मीन्स, सी देखिए, आउटर बॉडीज चाहे आपको जितना मोटिवेशनल वीडियो तुम देख लो, ठीक है, जितना लोग तुमको कोशिश करें मोटिवेट करने का, लेकिन जब तक तुम्हारा सेल्फ मोटिवेशन नहीं काम करता और तुम सेल्फ अपने ही वर्ड्स के लिए कमिटेड नहीं रहते हो तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, चाहे किसी भी बात में ले लीजिए आप। अगर आपने सेल्फ के लिए कुछ सोचा है कि हाँ मैं ये काम करूँगा या करूँगी
और आप अपने ही लिए, किसी दूसरे से कमिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या अपने ही लिए, अपने ही प्रॉमिस पर, अपने ही को किए गए कमिटमेंट के साथ स्टैंड करते हैं, आप अपनी बात पर रहते हैं कि हाँ मैं कर ले जाऊंगा, चाहे उसके लिए जितने भी हार्ड वर्क लगे, देन वन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। उसके बाद है परसिस्टेंट, कि हमेशा बिल्कुल सतत काम करते रहना, ये नहीं कि थोड़ा सा चीज़ आगे बढ़ गई तो हमने ढिलाई कर दी। एंड प्लान टू सक्सेस, प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग का रोल इसलिए है बेटा कि बहुत सारी चीज़ें सबसे पहले हमारे माइंड में होती हैं। पहले आप माइंड में सारी चीज़ें, सारा आप पूरा लेआउट माइंड में बनाते हो, उसके बाद उसको आप एग्जीक्यूट करने के लिए प्लॉट करते हो कहीं। तो प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड देन द नेक्स्ट इज एक्शन ओरिएंटेड। अच्छा, सिर्फ कई लोग होते हैं जो सिर्फ बड़ी बड़ी बात करते हैं और फिर सोचते रहते हैं मैं ये करूँगा, मैं ये वो करूँगा, बट देयर शुड बी एन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, जो उस काम को, उस आइडिया को वो लेकर आए और उसके साथ कुछ काम करके दिखाए। एंड हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ही था कि रिस्क इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब वो भी एक फैक्टर है कि रिस्क अगर ले ही लेते हैं तो इस रिस्क को एक बार जो भी किया, अगर देखिए फेल्योर कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको, उस काम को छोड़ दें। तो रिस्क तो हर चीज़ में है, लेकिन उस एक बार फेल्योर को, एक बार रिस्क को बेयर करके उसके बाद नेक्स्ट उसको और इम्प्रोवाइज करके आगे बढ़ना ही एंटरप्रेन्योर का काम है। एंड देन वन शुड वेरी वेरी पैशनेट विद द वर्क, क्योंकि एंटरप्रेन्योर तो बेटा वो होते हैं ना जो अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, वो उनका खुद का काम होता है। तो यहाँ दूसरे किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आप क्या अपने ही लिए, अपने ही काम के लिए, अपने ही बिजनेस के लिए, अपने ही वर्क के लिए जब तक पैशनेट नहीं होगे, तब तक आपको यहाँ पर कोई आके नहीं बोलने वाला कि तुम काम करो, बिकॉज हियर यू आर योर ओन बॉस। ओके, एंड एट द सेम टाइम यू हैव ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। तो ये सब ऐसे कुछ ह्यूमन क्वालिटीज हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होने ही चाहिए। ओके, देन अब देखिए कुछ और चीज़ें हैं जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब ये सारा जो कंटेंट है, ये सारा जो तुम्हारा नोट्स है, ये सारे तुम्हारे एनसीईआरटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई, दे आर फ्रॉम देयर ओनली। अब ये कहना क्या चाहता है, नाउ यंगस्टर हैव टू ऑप्शन। अब देखिए, अब हमारा पॉइंट ये है, अब हम लोग बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं। यू कैन सी हियर एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर। ओके, अब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम लोगों ने जितना समझा, बट क्या उसको एज अ करियर ऑप्ट किया जा सकता है, किया जाता है, क्या इस बारे में होनी चाहिए अवेयरनेस? यस स्टूडेंट, दैट इज अ मेन एजेंडा। नाउ यंगस्टर हैव टू ऑप्शंस। देखिए अभी तक होता क्या था बच्चों, नॉर्मली हम लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके हम लोग जॉब के लिए ढूंढने के लिए चलते थे, और जो जॉब मिल जाती है उसको करते हैं, बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं। दैट इज नॉट बैड, वो बिल्कुल गलत नहीं है। बट अगर आपके सामने दो ऑप्शन हो, अभी तक क्या है ना, बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने एज अ कैरियर एंटरप्रेन्योर को चूज किया है, क्योंकि उन्होंने अभी इस बारे में ज़्यादा जाना नहीं है। ओके, अब अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए, अब आने वाली जनरेशन के पास, जैसे आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, दैट यू कैन बी अ जॉब क्रिएटर। सी, जॉब क्रिएटर और जॉब सीकर। तो आपके पास दो ऑप्शन है, क्या आप जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं या जॉब सीकर? बेटा जो लोग जॉब सर्च करते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, वो लोग जॉब सीकर होते हैं, और जो जॉब देते हैं वो जॉब क्रिएटर होते हैं। जो जॉब आप दूसरे को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, आप जॉब क्रिएटर हो, और जो एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, जो नौकरी लेने गए हैं, वो जॉब सीकर होते हैं। अब देखिए आपके पास माइंड में दो चीज़ें, दो ऑप्शन रहने चाहिए, आप जॉब सीकर बनना चाहते हैं या जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं। अब जब आपके पास ये ऑप्शन होंगे तब तो आप ज़रूर एक बार सोचोगे कि क्यों ना हम जॉब क्रिएटर ही बन जाएं इन प्लेस ऑफ जॉब सीकर, है ना? अच्छा, once the awareness of two career choice comes, जब ये अवेयरनेस होगी आप में, यंगस्टर में, तभी तो इस बारे में सोचेंगे भी ना कि हाँ ये भी एक रास्ता है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टेकिंग द रूट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर बिकम एन इंडिविजुअल। जब आपके पास ये दो रास्ते आ जाएंगे, तब ज़रूरी है ये समझना कि आप एंटरप्रेन्योर बनोगे तो क्या क्या सी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। अब एंटरप्रेन्योर करता क्या क्या है, वो होते क्या क्या है ना? देन
नर्चर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड कैपेबिलिटीज। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, दिस सेज कि नर्चर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड कैपेबिलिटीज। एंटरप्रेन्योरशिप जो पूरा का पूरा है, दैट कल्टिवेट यूनिक स्किल एंड इनकरेज आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग। अब ये जो पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या ढूंढ रहा है इतनी देर से? ये ढूंढ रहा है नए आइडिया, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचने समझने की जो चीज़ होती है उनको आगे लाया जाए, है ना। सारा प्लान यहाँ पर ही है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप कुछ अगर सोचते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, इस बात को नर्चर करना, नरिश करना, इस चीज़ को बढ़ावा देना कि आपके अंदर जो खास यूनिक स्किल है, जो खास चीज़ें हैं, जो आपका स्किल और है, उनको इनकरेज करना ताकि आप उसमें से और अपने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचकर नया करने की इच्छा रखिए। इसी के साथ हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है डेवलप द एबिलिटी ऑफ हैंडल फेल्योर। हैं, तो कई बार होता है कि फेल्योर, अभी हमारे नॉर्मल ट्रेडिशन में क्या है कि जब एक बच्चे के साथ या बच्चे बड़े किसी के साथ जब लाइफ में एक बार फेल्योर आ जाता है तो लोग ऐसा समझते हैं कि दिस इज द वर्स्ट थिंग, कि ये तो बहुत बुरा हो गया, दिस इज समथिंग वेरी वैसा सिचुएशन हो गया, अनबेरेबल सिचुएशन हो गया और बहुत कुछ गलत हो गया। सी दिस इज नॉट एट ऑल राइट। तो कुछ अगर एक बार कोई फेल्योर को फेस करता है तो इट डजंट मीन कि वो बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन आ गई है जिसको ओवरकम नहीं किया जा सकता, दैट इज समथिंग रॉन्ग। अब इंडियन कल्चर में चाइल्डहुड से फेल्योर को हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आ गई जिसको कि टॉलरेट किया ही नहीं जा सकता है ना। जबकि जो क्रिटिकल पार्ट ऑफ लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्न टू फॉर्म फेल्योर। जबकि आप जब कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो उसमें यह सिखाया जाता है कि देखिए चीज़ें आप कर रहे हैं, हो सकता है प्रैक्टिकली वो फुलफिल हो एट द फर्स्ट शॉट या नहीं भी हो। यानी कि कोई जब काम आप प्रैक्टिकली एक्टिवली करने जाते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहले ही बार में बिल्कुल सक्सेस हो जाए। हो सकता है कि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल्योर भी हों, उस फेल्योर को अपने सक्सेस में कैसे चेंज करना है, दैट इज द चैलेंज। एक बार करने से वो काम हो सकता है सही ना हो, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके फिर करेंगे, फिर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके फिर करेंगे, फिर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके फिर करेंगे, तो हो सकता है 2-3 शॉट में जो फेल्योर है वो क्यों फेल्योर हुआ उसका रिसर्च करके, उस पर सोच के, उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको नया बनाते और हो सकता है अगली बार उससे ही सक्सेस मिले। तो दैट इज द फेल्योर। तो फेल्योर को हैंडल करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर एन एंटरप्रेन्योर। ओके, नेक्स्ट वी कैन सी द यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी देखो बेटा, होता क्या है ना कि नॉर्मली आप लोग बहुत अपने कंफर्ट लाइफ में, कंफर्ट जोन में जीते हो, लगता है कि हाँ यही कॉपी और बुक्स हैं, यही में सब कुछ है। जबकि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना और अपार्ट फ्रॉम दैट कि कोई रियल लाइफ, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें आती हैं। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स आपकी कोई ऐसी सिचुएशन में आप आ गए हो जब आप खुद में आपको डिसीजन लेना है कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए जो आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ पाओगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती हैं, सिर्फ किताब कॉपी पढ़ने से चीज़ें नहीं निकल कर आती हैं, आप थोड़ा रियल वर्ल्ड के साथ कभी कनेक्ट होकर देखिए, तब आप कुछ प्रैक्टिकल, या तो थोड़ी सी शॉपिंग ही करो, कभी कुछ ऐसे स्थिति में जाओ जहाँ पर चीज़ें खुद से हैंडल कर रहे हो, देन यू फील कि कभी कभी बिना पेरेंट के खुद से भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो दैट इज एक्चुअली द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये चीज़ जो है एंटरप्रेन्योर को एज अ करियर बनाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं एंड वन मस्ट नो दिस। अब ये है नेक्स्ट हमारा प्रोवाइडिंग अर्ली एक्सपोजर टू द रियल वर्ल्ड। अभी तक क्या हो रहा था कि अभी भी हम लोगों ने बात की कि हमारा जो पूरा फोकस था वो है कि बुक्स कॉपीज के साथ आपने क्या पढ़ाई की, क्या ग्रेड लेकर आए, लेकिन अल्टीमेटली वर्किंग प्रोफेशनली इज इन द रियल वर्ल्ड रिक्वायर वन टू कोलैबोरेट द थिंक क्रिया एंड डिमॉन्स्ट्रेट प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी। तो जो अपने रियल वर्ल्ड है ना, उनके साथ जब कनेक्ट होंगे तभी हमको एक्चुअली पता चलेगा कि हाउ वी कैन मैनेज। ओके,
And the next one is provide early exposure to the real world. That is the same I think. तो वही चीज़ है. चलिए थोड़ा आगे चलते हैं. Then we have what the next is then inspire to think about one's career differently. एक बहुत important चीज़ है. आपकी लाइफ है, आप करियर के बारे में बहुत सोचते हो, लेकिन क्या कभी आपने अपने करियर को एक नया शेप देने का सोचा है? सी, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दैट इज वेरी गुड, नथिंग इज बैड हियर, तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या आपने अपने करियर को कुछ नई दिशा देने का के बारे में कभी सोचा है? क्या एंटरप्रेन्योर जो होंगे तो वो हमेशा क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, उनके लिए एक्सपोजर होगा कि अपने लाइफ को क्या एक नई दिशा में लेकर जा सकते हैं. जो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन स्टार्ट थिंकिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग अ करियर, अगर हम एज ए एंटरप्रेन्योर हम एक अपने कैरियर ऑप्शन को लेकर चलें तो डेफिनेटली जो रेगुलर लाइफ है उससे अलग तरह की लाइफ आपको डील करने को मिलेगी. और अगर बिगिनिंग से ही उस चीज़ की तरफ हम आगे चल रहे हैं तो हमको अच्छा एक्सपोजर और मिलता है और हम आगे उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर हमारा कोई भी, मान लीजिए कि जो भी आप काम करना है जिसको पसंद हो, उसमें अगर एक्चुअली आप अगर उसके अंदर पैशनेट हो तो उस चीज़ के बारे में क्यों ना आप ये सोचें कि इंस्टेड ऑफ डूइंग द सेम रिपीटेशन टास्क जो वैसे नॉर्मल आपके ब्रदर सिस्टर या नेबर्स में वो लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपका कोई खास स्किल है, कोई स्पेसिफिक स्किल है और एक्चुअली अगर तुम अपने स्किल को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो क्यों ना तुम कुछ ऐसा सोचो कि अपने उसी पैशन को तुम अपना करियर बना लो. तो लाइफ लॉन्ग तुम अपने उस काम को एंजॉय भी करोगे, आप तुम्हारे पैशन का काम होगा तो तुम उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस भी ला सकते हो, है ना. ओके, देन मूविंग फॉर द नेक्स्ट एंड द फाइनल वन इज लीड्स टू क्रिएटिंग डिफरेंस इन सोसाइटी. देखिए बेटा, जो सोसाइटी में हम लोगों का डिफरेंस है वो कैसे होगा? अगर सब लोग एक दूसरे को फॉलो करते हुए भी, एक ने इंजीनियरिंग किया तो दूसरा भी वही करे, उनके ब्रदर सिस्टर भी वही करें, उसके फ्रेंड भी वही करें, अगर सब लोग एक ही तरह का काम करेंगे तो सोसाइटी हमारी इतनी इनरिच कैसे होगी, इतना डिफरेंट कैसे होगा? तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ना. दैट एंटरप्रेन्योर ओनली, तो हमारे को एज अ करियर उसको सोचना चाहिए. क्यों? ओके, दैट बिकॉज दैट लीड्स टू क्रिएटिंग डिफरेंस इन सोसाइटी. अब क्या होगा वो? एंटरप्रेन्योर्स नॉट ओनली इकोनॉमिकली इम्पैक्ट द सोसाइटी. जैसे हम लोगों ने बिगनिंग में बात की थी ना कि एंटरप्रेन्योर सोसाइटी को कितना इम्पैक्ट देते हैं. बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं कि सोसाइटी में इम्पैक्ट होता है एंटरप्रेन्योर का, but they also work identifying the real need and problem of the people and solving them. तो एंटरप्रेन्योर का सिर्फ काम ये नहीं है कि वो इम्पैक्ट डालते हैं, भाई कुछ करेंगे तभी तो इम्पैक्ट होगा. तो उनका रोल ये भी है कि जो रियल लाइफ में हमारे जो बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं या जो रियल नीड्स होती हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाए. ओके, तो एंटरप्रेन्योर ही होते हैं बेटा जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी सोसाइटी में किस चीज़ की नीड है, कौन सा रियल रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए कुछ नया किया जा सकता है. देन ओनली एंटरप्रेन्योर आर यूजिंग द न्यू थिंग, डूइंग द समथिंग न्यू. And learning entrepreneurship encourage one to find problem that need to be solved. जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ही उस प्रॉब्लम को देखते हैं that जिसका सॉल्व होना इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है. ओके, देन अब ये पहले आइडेंटिफाई करेंगे. पहले उन्होंने क्या किया कि पहले आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या सी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में जिसका सोल्यूशन अभी निकल कर आना बहुत ज़रूरी है. और जब उनको पहचाना और तब उनके बारे में इन्वेंट किया समथिंग न्यू, तब पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसको इन्वेंट किया अ सॉल्यूशन फॉर देम एंड अल्टीमेटली मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. तो देखिए, सारे लोग एक दूसरे को कॉपी करके या पुराने ट्रेडिशनल तरीके से काम करते जाएंगे तो हमारी कंट्री, हमारी सोसाइटी, जब पूरा वर्ल्ड है वो डेवलप कैसे होगा? हमने अपने बड़े को देखा करते हुए हमने कर लिया, लेकिन जब तक कोई एंटरप्रेन्योर, हम आप या कोई और, आप में से हो सकता है आगे आने वाले टाइम में काफ़ी लोग ऐसे हों जो कुछ नया कर जाएं, तो अगर कुछ लोग वैसे नहीं होंगे तो हमारा वर्ल्ड आगे कैसे बढ़ेगा, है ना. तो
अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर्स आर देयर बेटा दैट मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। जितने एडवांसमेंट होते हैं वो भी उन्हीं की देन है। ओके, नाउ चिल्ड्रन हियर वी हैव अ स्मॉल एक्टिविटी, और इसको करके देखिएगा। सोल्यूशन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। और आई होप कि इसके बाद आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। दैट इज कम्प्लीटली थियोरटिकल चैप्टर। ये पूरा थ्योरी का चैप्टर है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल तो है नहीं। आई होप सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ मैसेज बॉक्स या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू।